आरएन एजुकेशन हब के इस नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामुत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट अभी अपने अंतिम पड़ाव पे है। अपन ने शुरू जब किया था तब ऐसा लग रहा था एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट अपन को पढ़ना है, जो कि वोलेटाइल है। बहुत सारे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन अपन को याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे ड्रग्स के नाम अपन को याद करने पड़ेंगे, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका फंक्शन, उनके साइड इफेक्ट्स, उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब अपन को पढ़ना पड़ेगा। एक बर्डन सा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अपन ने शुरुआत करी और जिस हिसाब से कंसेप्ट बनाते हुए लॉजिकली अपन चले हैं, अपना ये बर्डन नाम मात्र का रह गया। और अभी अपन अंतिम पड़ाव पे हैं। कुछ एक इसके टॉपिक बचे हैं, 3 से 4, जिनके अंदर आज अपन 2 टॉपिक खत्म कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल नाम मात्र के 2-3 टॉपिक आपके बचेंगे और अपनी फार्मेकोलॉजी एंड हो जाएगी। उसके बाद केवल आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके भी मैं करवाऊंगा करीब 100 से 150 क्वेश्चन फार्मा के ऐसे करवाऊंगा, जिनसे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो क्लास भी आपको मिलेगी। अलग से फार्मा के एमसीक्यू की क्लास अपन लेंगे, टॉपिक वाइज अपन लेंगे, और या मिक्स वाइज, जैसा भी अपन को कंफर्ट लगेगा, जिससे अपना आउटपुट के अंदर इजाफा हो, अपना स्कोर अच्छा हो, उस तरह से अपन यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहाँ पर अपन बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन ने जीआईटी खत्म कर दिया था एक ही क्लास के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि अपन टू द पॉइंट चलेंगे। अपन टू द पॉइंट टू द पॉइंट चलेंगे। उसके बाद फालतू इधर उधर की बातों पे ध्यान देना नहीं। उसने इतनी थ्योरी पढ़ ली, उसने ये पढ़ लिया, उसने वो पढ़ लिया, उससे अपन को क्या लेना? वो अपनी सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप अपनी सीट की लड़ाई लड़ो। और आप अपनी सीट की लड़ाई इस कदर लड़ो कि उसको पता भी नहीं चले कि आप पढ़ रहे हो। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा और मीठा, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। फालतू इधर उधर का नहीं, टू द पॉइंट पढ़ो, वही पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। फालतू क्या पढ़ना? अपन को कौन सी थ्योरी एग्जाम एग्जाम लिखनी है बैठ के? कौन सी सेमेस्टर एग्जाम लिखनी है? अपन को कंपटीशन फाइट करना है। कंपटीशन फाइट करने के लिए अपन को इस वे में पढ़ाई करनी चाहिए, टू द पॉइंट चलना चाहिए। तो आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो बात करने वाले किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी बात करने वाले हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ही ऐसा टॉपिक है जहां से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? और वो है आपका अस्थमा। वो क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा की अगर अपन बात करते हैं, वही एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, सभी का। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, तो गारंटेड है आप फार्मा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ड्रग्स के क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। तो अपन शुरुआत करते हैं अस्थमा की। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जो अस्थमा होता है वो होता क्या है। अपन क्यों बोलते हैं कि बीटा ब्लॉकर अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसलिए है कि अस्थमा के अंदर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, और ब्रीदिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट विंड पाइप होती है, उसको ब्रोंकस बोलते हैं अपन। उस ब्रोंकस का क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसका डायमीटर, उसका जो बीच का जो गैप होता है, डायमीटर जो होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को, ठीक है? ये क्यों होता है? ये होता है, देखो, अपनी बॉडी के अंदर क्या होती है? एक सेल होती है, इसको अपन बोलते हैं मास्ट सेल। क्या बोलते हैं? मास्ट सेल। तो अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें, तो एक सेल होती है, इसको अपन बोलते हैं मास्ट सेल। कौन सी बोलते हैं? मास्ट सेल। अब मान लो कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर करता है, वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है? सेंसिटाइज करता है। इम्यून सिस्टम जैसे ही उस एंटीजन के लिए सेंसिटाइज हो जाएगा, वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा। उसके अगेंस्ट क्या कर देगा? एंटीबॉडी बना देगा। क्योंकि यहाँ पर अपन अस्थमा की बात कर रहे हैं, तो जो एंटीजन होगा मोस्टली एलर्जन होता है। क्या होता है? एलर्जन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एंटीबॉडी जो होगी वो कौन से टाइप की बनेगी? आईजीई टाइप की। कौन सी बनेगी? आईजीई टाइप की। ये एक आपके सामने छोटा सा मैंने बता दिया कि जब पहली बार एंटीजन बॉडी में होता, एंटर करता है, तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या करता है? पहली बार जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, वहां पर क्या होता है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, और इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइज हो जाता है कि सेकंड टाइम जब ये आएगा, इस पे अटैक करके इसको मार देंगे, ठीक है? लेकिन एलर्जन बड़ा होशियार है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी क्या करती है? इस मास्ट सेल जो होती है, इस पर आकर क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है, इस पे अटैच हो जाती है ये।
ये एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये मास्ट सेल क्या हो गई, सेंसिटाइज, क्या हो गई, सेंसिटाइज होगी। अब आपके सामने जो मास्ट सेल है ये नॉर्मल मास्ट सेल नहीं रही, ये सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल आपके सामने आ गई है। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी, क्या है, ये है एंटीबॉडी। तो मास्ट सेल पे अटैच हो गई। अब क्या होगा, अगर सेकेंड टाइम, अगर सेकेंड टाइम में क्या होगा, वही एंटीजन दोबारा आएगा, तो ये क्या करेगा, इस एंटीबॉडी पे आके बाइंड हो जाएगा, इस पे आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, मास्ट सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा जी, ल्यूकोट्राइन्स, क्या होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। वो ल्यूकोट्राइन क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, और ये ल्यूकोट्राइन जो होंगे वो एक्ट करेंगे किस पे, ब्रोंकस पे, किस पे करेंगे, ब्रोंकस पे। और ब्रोंकस का क्या कर देंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे, जिससे क्या होगा, अस्थमा हो सकता है, अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, तो अगर इसको अपन कड़ी में समझें, सबसे पहले एंटीजन आया, बॉडी के अंदर एंटर किया, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव हुआ, सेंसिटाइज हुआ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। वो एंटीबॉडी एक बॉडी के अंदर सेल होती है मास्ट सेल, उस मास्ट सेल पे जाके अटैच हो गई, वो मास्ट सेल सेंसिटाइज हो गई। सेकेंड टाइम जब वो एंट्री करेगा एंटीजन, वो जाकर ये जो एंटीबॉडी मास्ट सेल से बनती है उस पे जाके चिपक जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, मास्ट सेल फट जाएगी, रप्चर होगी, रप्चर होते ही उसके अंदर प्रेजेंट ल्यूकोट्राइन्स, कौन, ल्यूकोट्राइन्स जो है वो इसके अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं, वो निकलेंगे, वो निकल के कहां पर जाएंगे, उनके रिसेप्टर कहां पर है, ब्रोंकस पे। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर कहां पर है, ब्रोंकस पे। तो ब्रोंकस पे जाके चिपकेंगे और वो अपना काम करेंगे, मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, जिससे अस्थमा और ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अस्थमा की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए ड्रग्स की बात करनी है कि कौन से ड्रग्स अपन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की यहाँ पर अपन को बात करनी है, कौन से ड्रग्स अपन दे सकते हैं। तो देखो अपन को क्या करना है, ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्शन से रोकना है, ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रक्ट होने से रोकना है, उसका डायमीटर कम होने से रोकना है, ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना। ठीक है, कौन कौन से लेवल पर अपन रोक सकते हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला, ब्रोंकस, ब्रोंकस का क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन रोक दो, मतलब क्या दे दो, पहला ब्रोंकोडाइलेटर्स, क्या दे दो, ब्रोंकोडाइलेटर। ल्यूकोट्राइन आया, उसने क्या किया, ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, आप उसका रिवर्स करवा दो, उसने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कर दो। उसने ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और बदले में आपने क्या कर दिया, ब्रोंकोडायलेटर, उसने ब्रोंकस का वापस डायलेटेशन कर दिया, सांस लेने में दिक्कत जो थी वो खत्म, पहली थी। दूसरा, ल्यूकोट्राइन के साथ छेड़छाड़ कर दो, किसके साथ कर दो, ल्यूकोट्राइन के साथ छेड़छाड़ कर दो। तो यहाँ पर क्या बता देंगे अपन, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं, या ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, ये मास्ट सेल में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो मास्ट सेल फटेगी, फटने से रोक दो, उसको स्टेबलाइज कर दो। तीसरी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका, मास्ट सेल को रप्चर होने से रोक दो, मतलब उसको स्टेबलाइज कर दो। तो क्या हो गया, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्या हो गया, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ठीक है, चौथा, जो एंटीबॉडी बनी थी, जो आकर के चिपकी थी, उसके अगेंस्ट ही क्या बन, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर आके एंटीजन चिपकेगा नहीं, इसको फाटेगा नहीं, तो क्या कर देगा, एंटी आईजीई एंटीबॉडी। चौथा काम ये कर दो, फोर्थ काम ये कर दो, चार काम हो गए। कौन कौन से, पहला आपने कर दिया कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, उसकी जगह ब्रोंको डायलेशन। तीसरा आपने क्या कर दिया, ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट कर दिया, उसके रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया। तीसरा आपने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको मास्ट सेल को फटने से बचा लिया, उसको स्टेबलाइज करके। और चौथा क्या कर दिया आपने, यहाँ पर एंटी आईजीई एंटीबॉडी आपने दे दी। तो ये चार टाइप के ड्रग यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, किसके लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। ब्रोंकियल अस्थमा के लिए ये चार टाइप की ड्रग जो उसको रोकेंगी, ब्रोंकियल अस्थमा को प्रेसिपिटेट होने से रोकेगी। एक एक करके अपन के सबकी बात कर लेते हैं। तो चलिए, ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग की बात यहाँ पर अपन कर लेते हैं, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स।
तो यहाँ पर पहली जो कैटेगरी अपन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स। कौन से पढ़ेंगे? ब्रोंकोडायलेटर्स। दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? ड्रग्स रिलेटेड टू ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स या अपन बोल सकते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तीसरी अपन बात करेंगे किसकी? मास्ट सेल स्टेबलाइजर की। किसकी बात करेंगे? स्टेबलाइजर। ठीक है। चौथा अपन बात करेंगे एंटी आईजीई एंटीबॉडी। ये चार कैटेगरी अपन ड्रग्स के पढ़ेंगे जो जनरली ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर ड्रग्स यूज की जाती है। इन चार कैटेगरी में एक एक करके अपन का स्टडी कर लेते हैं कौन कौन सी है। बिल्कुल कंसेप्ट वाइज चलेंगे। पहली कैटेगरी आपके सामने आ रही है कौन सी? ब्रोंकोडायलेटर। कौन सी आ रही है? ब्रोंकोडायलेटर। बात कर लेते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर कौन से यहाँ पर कैटेगरी की ड्रग आएंगी। ठीक है। तो पहले यहाँ पर अपन को बात करना है कौन सी? बीटा टू रिसेप्टर। याद करो कहाँ पर था? ब्रोंकस पे था। क्या करवा रहा था? डायलेशन। क्या करवा रहा था? डायलेशन। तो पहला जो ड्रग होगी इसकी, उसके अंदर अपन क्या बताएंगे इसको? बीटा टू एगोनिस्ट दे देंगे। क्या दे देंगे? बीटा टू एगोनिस्ट दे देंगे। पहली कैटेगरी की ड्रग क्या दे देंगे इनको? बीटा टू एगोनिस्ट। और बीटा टू एगोनिस्ट के अंदर आपको क्या याद रखना है? पहला जो ड्रग है वो कौन सा है? साल ब्यूटामोल। दूसरा कौन सा है? टरब्यूटालीन। फिर कौन सा है? साल में टेरोल। फिर कौन सा है? फॉर्मोटेरोल। ये चार ड्रग हैं जो बीटा टू एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है। ये चार ड्रग है जो बीटा टू एगोनिस्ट के काम करेंगे। ये जो होंगे चारों के चारों वो इनहेलेशनल रूट से अपन देते हैं। कैसे देते हैं? इनहेलेशनल रूट से अपन देते हैं। ठीक है। अगर इन दो की अगर यहाँ पर अपन बात करें, अगर इन दो की यहाँ पर अपन बात करें, किन दो की? इन दो की। तो ये होते हैं शॉर्ट एक्टिंग। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट एक्टिंग। ये जो दो होते हैं ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग। दो हो गए शॉर्ट एक्टिंग, दो हो गए लॉन्ग एक्टिंग। तो जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है वो किस में देंगे? एक्यूट अटैक में, कि जल्दी से अपना काम कर दे। अगर एक्यूट अटैक के अंदर अपन ने लॉन्ग एक्टिंग दे दिया, जिनको काम करने में टाइम लग रहा है, उनका इफेक्ट आने में टाइम लग रहा है, जब तक तो पेशेंट का हालत खराब हो जानी है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या देते हैं अपन? एक्यूट अटैक के अंदर अपन शॉर्ट एक्टिंग देते हैं। तो ये जो देंगे, ये वाला भी किस में देंगे? एक्यूट अटैक में। ये वाला जो होंगे वो भी किस में देंगे? एक्यूट अटैक में, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है। अब यहाँ पर देखो, एक और चीज आपको याद रखनी है। वो क्या चीज याद रखनी है? ये साल्मेटरॉल है। ठीक है। ये क्या है? साल्मेटेरोल है। साल्मेटेरोल जो होगा वो क्या होगा? इसके अंदर स्लो एक्टिंग, मतलब इसका इफेक्ट आने में क्या लगेगा? टाइम। और ये फॉर्मेटरोल है। F4 क्या हो गया? फास्ट। मतलब ये कैसा है? फास्ट एक्टिंग। इसका इफेक्ट आने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये जो दोनों है ये अपन किसके लिए? प्रिवेंशन के लिए भी यूज करता है ये वाला, और एक्यूट अटैक के लिए भी, क्योंकि है लॉन्ग एक्टिंग। टाइम देखो, दोनों चीजें मैं समझाऊंगा आपको। ये जो है ये केवल प्रिवेंशन में काम आता है। ये केवल प्रिवेंशन में काम आता है। अब यहाँ पर दो चीज आ रही है आपकी। दो चीज कौन सी आ रही है? पहली आ रही है आपका शॉर्ट एक्टिंग। पहली क्या आ रही है? शॉर्ट एक्टिंग। मतलब इसका क्या होगा? इफेक्ट भी जल्दी आएगा, इफेक्ट भी फास्ट होगा, और ये निकलेंगे भी जल्दी कम समय के लिए। फास्ट लेकिन लोअर टाइम, कम समय के लिए। लॉन्ग एक्टिंग क्या होंगे? लॉन्ग एक्टिंग जो होंगे उसका लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए वहां पर इफेक्ट होगा। लेकिन इसमें भी आपने दो कैटेगरी देख ली, कौन कौन सी? शॉर्ट स्लो एक्टिंग। स्लो एक्टिंग मतलब इसका इफेक्ट आने में क्या होगा? टाइम लगेगा। इसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। लेकिन फॉर्मेट्रोल क्या होगा? फास्ट एक्टिंग होगा। जैसे ही दिया वैसे ही इसकी बढ़ गई, लेकिन ये काम करने में टाइम लगाएगा। मतलब
साल्मेटरोल स्लो एक्टिंग है, स्लो एक्टिंग मतलब इसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, जबकि फॉर्मेटरोल जो है वो फास्ट एक्टिंग है, इसका इफेक्ट आने में टाइम नहीं लगेगा, और जो इफेक्ट आ गया वो लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे समय तक रहेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि दोनों लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब दोनों का इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा। केवल फॉर्मेटरोल का जल्दी आ जाएगा। अगर साल्मेटरोल 1 घंटा इफेक्ट लगाने में लग रहा है तो ये 10 मिनट में इफेक्ट, अगर ये 2 घंटे तक असर कर रहा है तो ये भी 2 घंटे तक ही करेगा, लेकिन असर थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जिसका जल्दी असर स्टार्ट होगा, जल्दी इफेक्ट आएगा, उसको अपन एक्यूट अटैक में यूज कर सकते हैं इस दवा में। तो यहाँ पर देखो, इसको भी एक्यूट अटैक इसको प्रिवेंशन और एक्यूट, लेकिन साल्मेट्रोल जो होता है केवल अपन किसके लिए यूज करते हैं, प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर की पहली कैटेगरी बीटा 2 एगोनिस्ट आपके सामने है। 4 ड्रग आपको याद रखने हैं, इनहेलेशनल रूट से ही देते हैं अपन, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी होगी बीटा 2 एगोनिस्ट की। अब अगर अगली बात करते हैं, अगली किसकी बात करेंगे, अगली यही ड्रग की बात करेंगे, बी कैटेगरी की, ब्रोंकोडायलेट M3 एंटागोनिस्ट। M3 एंटागोनिस्ट, M3 कहां पर था, याद करो, ब्रोंकस पे था, और क्या करवा रहा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, सब कुछ छोटा छोटा करवा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, याद करो, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सब, गैस्ट्रिक ग्लैंड में था, अपना स्मूथ मसल में था, तो स्मूथ मसल जहां जहां आती वहां पर क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था M3, ठीक है। तो यहाँ पर M3 ब्लॉक कर देंगे, वो तो M3 एगोनिस्ट तो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, अगर उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसका उल्टा काम होगा कि नहीं होगा, तो डायलेशन करवाना। तो M3 एगोनिस्ट देंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं, पहला आपका इप्राट्रोपियम, और दूसरा है आपका टियोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम ये दो ड्रग्स हैं, ये भी अपन इनहेलेशनल रूट से ही देते हैं, ये भी अपन इनहेलेशनल रूट से ही देते हैं। दूसरी कैटेगरी ये होगी, ठीक है। तीसरी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सी की अगर अपन बात करें तो तीसरी कौन सी हो जाएगी आपके, थियोफाइलिन वाली, कौन सी आ जाएगी, थियोफाइलिन। ये भी एक ड्रग होता है, इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, ये ड्रग होते हैं। थियोफाइलिन हो गया, इटोफाइलिन हो गया, वेरीफाइलिन हो गया, ये भी ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन हो गया, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होता है। अब इनकी मैकेनिज्म जो एक्शन होती है ना, वो दो टाइप से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाता है। पहला तो जो फोस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम था उसको क्या कर देता है, ये इनिबिट कर देता है। और दूसरा क्या करता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन जो रिसेप्टर 1 होता है उसका क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट, क्या होता है, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कर देगा। ये इनिबिट किसके लिए होता है, क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो था वो किसका मेटाबॉलिज्म कर रहा था, सीजीएमपी का, किसका कर रहा था, सीजीएमपी का। तो अब इस एंजाइम को इनिबिट अगर कर दिया थियोफाइलिन देके, तो सीजीएमपी का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, होगा नहीं तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये क्या करवा देगा, ब्रोंकोडाइलेशन। ये क्या करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है, क्लियर है। ये क्या करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। यहाँ पर एडिनोसिन, एडिनोसिन की खुद की इसका नेचर क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का, खुद का क्या होता है, जैसे ही ये R1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। उसका एंटागोनिस्ट दे देंगे, उसका एंटागोनिस्ट कौन, थियोफाइलिन दे देंगे, तो ये भी क्या करवा देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या करवा देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर, सॉरी ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो यहाँ पर अगर इसका एंटागोनिस्ट दे दिया तो ये क्या करवा देगा, ब्रोंको डायलेशन, क्या करवा देगा, ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स किसके, थियोफाइलिन के। तो इस वाले के साइड इफेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये जीआईटी के साइड इफेक्ट्स, नोजिया वोमिटिंग करवा सकता है कौन, थियोफाइलिन, ठीक है, जीआईटी के साइड इफेक्ट्स करवा सकता है। दूसरा क्या करवा सकता है, ये अरिदमिया, क्या करवा सकता है, अरिदमिया करवा सकता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर थियोफाइलिन जो होगा, वो अगर इस मैकेनिज्म से काम करेगा तो इसके साइड इफेक्ट होंगे जीआईटी और एरिथमिया, जीआईटी और एरिथमिया। अगर एडिनोसिन वाले से करेगा तो इसके साइड इफेक्ट आपको याद रखने हैं, इसके शुरू के 3 वर्ड से, कौन कौन सा, ए, डी और ई। ए से ये भी एरिथमिया करवाता है, ए से ये भी एरिथमिया करवाएगा, डी से ये डायूरेसिस करवा देता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इससे क्या करवा देगा, एपिलेप्टिक
सीजर्स करवा देता है, एपिलेप्टिक सीजर्स। ये क्या हो गए, इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। जो एडेनोसिन रिसेप्टर 1 ब्लॉकर होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। समझ में आएगा। थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ये क्या करते हैं, ये दो मैकेनिज्म से अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं। पहला, फोस्फोडाइस्टेज एंजाइम जो कि सीजीएमपी का मेटाबॉलिज्म करवाता है, और सीजीएमपी रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। तो फोस्फोडाइस्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो सीजीएमपी का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं। अगर सीजीएम पड़ा रहेगा तो वो ब्रोंकोडाइलेशन करवा देगा। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जीआईटी की नोजिया वोमिटिंग, और साथ में एरिथमिया करवाता है। ये वाली मैकेनिज्म से काम करेंगे अगर थियोफाइलिन, कौन सा, एडिनोसिन रिसेप्टर 1 एंटागोनिस्ट। तो जनरली एडिनोसिन खुद क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड होकर के ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। उसका उल्टा काम करेंगे, उसका एंटागोनिस्ट दे देंगे तो थियोफाइलिन उसका एंटागोनिस्ट का काम करता है। और ये जो होता है ये ब्रोंको डायलेशन करवा देगा, एंटागोनिस्ट कर देगा। तो अब इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एडिनोसिन एडीई से स्टार्ट होता है, तो एडीई से इसके साइड इफेक्ट याद रखने हैं आपको। ए फॉर एरिथमिया, डी फॉर डायूरेसिस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डायूरेसिस से, और ए फॉर एपिलेप्टिक सीजर। तो ये इसके क्या हो गए, साइड इफेक्ट। तो पहली कैटेगरी अपन ने कौन सी पढ़ ली, ब्रोंको डायलेटर। पहली कैटेगरी कौन सी पढ़ी अपन ने, ब्रोंको डायलेटर। तो ब्रोंको डायलेटर का अगर अपन चार्ट बनाना चाहें तो देखो, ब्रोंको डायलेटर्स के आपके 3 चार्ट आपको बनाने हैं। कौन से, पहला बीटा 2 एगोनिस्ट, दूसरा आपको क्या बताना है, M3, दूसरा आपको क्या बताना है, M3 एंटागोनिस्ट, और चौथा आपको बताना, तीसरा आपको बताना है थियोफाइलिन। क्या बताना है, थियोफाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा 2 के तो आपको याद रखने कौन कौन से, सालब्यूटामोल हो गया, सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, टर्ब्यूटालिन हो गया, फॉर्मेटारोल, फॉर्मोटेरोल, सालमेटारोल। ये तो हो गया आपके बीटा 2 एगोनिस्ट। M3 ब्लॉकर की अपन बात करें तो इपराट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम, और ये तो पता ही आपको, थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ये सारे के सारे ये वाले ड्रग्स। तो ये हो गए आपके सामने ब्रोंकोडाइलेटर्स। ये कौन हो गए आपके सामने, ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर अपन ने पढ़ दिया। अब अपन को क्या पढ़ना है, दूसरी कैटेगरी के ड्रग पढ़ने हैं। ब्रोंकोडाइलेटर के बाद में कौन से थे, ल्यूकोट्राइन एसोसिएटेड ड्रग्स। ड्रग्स ड्रग्स ऑफ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर। ठीक है, इसकी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। या फिर ल्यूकोट्राइन से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स होंगे, वो जो किसके अंदर काम आ रहे हैं, अपने अस्थमम। कहाँ पर काम आ रहे हैं, अस्थमम। अब देखो, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स। क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड। ये फोस्फोलिपिड जो होते हैं उस पे काम करता है अपना फोस्फोलाइपेज A2, फोस्फोलाइपेज A2, PLPA2, ये काम करता है यहाँ। ठीक है, फोस्फोलाइपेज A2 यहाँ पर काम करता है। ये यहाँ पर काम करेगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कराएगा, इसको ये इसको कन्वर्ट करवाएगा अपना एरेकेडोनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करवाएगा, एरेकेडोनिक एसिड, ए के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। अब इस ए पे दो एंजाइम काम करते हैं यहाँ पर। अगर करेगा कौन सा, कोक्स, कौन सा करेगा, कोक्स, तो बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो क्या बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अगर लॉक्स काम करेगा, अगर लॉक्स काम करेगा तो क्या बनेगा, ल्यूकोट्राइन। क्या बनेगा, ल्यूकोट्राइन। और ल्यूकोट्राइन बनेगा तो ये किस पे काम करेगा, जाके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे, और वहां पर जाकर के क्या करवा देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करवा देगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। क्लियर है क्या, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। ये पाथवे होता है ल्यूकोट्राइन बनने का। अब अपन क्या कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन पाथवे में गड़बड़ कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। पहली चीज तो फॉस्फोलिपिड से अपन क्या नहीं बनने दे, फोस्फोलाइपेज A2 को ही नहीं बनने दे। और यहाँ पर कौन होता है, स्टेरॉइड्स। कौन होता है, स्टेरॉइड्स अपन दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा लॉक्स इनहिबिटर दे सकते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा लॉक्स इनहिबिटर जो एरेकेडोनिक एसिड से क्या बना रहा है अपना, ल्यूकोट्राइन।
एराकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन बना रहा है, इसको बंद कर दें अपन। ठीक है। तीसरा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्या दे दें, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दें अपन। ठीक है। तो ये 3 टाइप के ड्रग अपन को यहाँ पर पढ़ने, ये 3 टाइप के ड्रग आपको यहाँ पर पढ़ने। तो पहले फॉस्फोलाइज A2 जो होंगे स्टेरॉइड्स अपन देते हैं पहले ड्रग्स में। जो लोक्स होता है यहाँ पर अपन देते हैं जाइल्यूटोन, क्या देते हैं, जाइल्यूटोन, ये ड्रग्स होता है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कौन कौन सा होता है, एक होता है जेफिरल्यूकास्ट, दूसरा होता है मोंटेल्यूकास्ट, जेफिरल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट, ये हो गए यहाँ पर इसके ड्रग्स। ठीक है। ये ल्यूकोट्राइन से रिलेटेड ड्रग्स की अपन ने बात कर ली कि ल्यूकोट्राइन पाथवे में कहाँ कहाँ पर उसको इनिबिट करके ल्यूकोट्राइन बनने से ही रोक दो। देखो पहली चीज तो ल्यूकोट्राइन का जो प्राइमरी सब्सटेंस है एराकिडोनिक एसिड, इसको बनने से बंद कर दो। अगर यहाँ से बन गया तो जो एराकिडोनिक से एक्चुअल ल्यूकोट्राइन बना रहा है लॉक्स, उसको ब्लॉक कर दो। अगर बन भी गया तो उसके रिसेप्टर को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, उसके रिसेप्टर को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। क्लियर है क्या ये बात। अब देखो, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, पहली जो किसको कर रहा है यहाँ पर, फोर PLPA2 फॉस्फोलाइपेज A2 को इनिबिट करने वाले कौन है, स्टेरॉइड्स, कौन है, स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स की जब अपन बात करते हैं तो इनको अपन कैसे देते हैं, इनहेलेशनल रूट से, कैसे देते हैं, इनहेलेशनल रूट से। देखो अगर इनहेलेशनल रूट से दिया अपन ने तो ये अस्थमा को तो ठीक कर देगा, ठीक है, अस्थमा को तो क्या कर देगा, ठीक कर देगा, लेकिन एक सबसे मोटा साइड इफेक्ट इसका हो जाता है क्या, ये क्या करवा देता है, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस करवा देता है, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस वो करवा देता है। ये कैसे करवा देगा, देखो अपन क्या करेंगे, इनहेलेशनल रूट से उसको लेंगे, इनहेलेशनल रूट से लेंगे तो क्या होगा, वो जाएगा, जा करके उसका कुछ पार्ट जो होगा ओरोफेरेंजियल में डिपॉजिट होता जाएगा, होता जाएगा, और उस पाथवे की इम्यूनिटी कमजोर कर देगा, और वहां पर फंगस, जहां पर इम्यूनिटी कमजोर वहां पर फंगस ग्रो करने में इजी हो जाते हैं, तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस करवा देगा। इसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है अस्थमा में, तो उसको ओरोफेरेंजियल कैंडिडियाटिस ना हो, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको गार्गल्स करने, क्या करने हैं, गार्गल्स करने। उसके बाद भी अगर हो गया तो ट्रीटमेंट में अपन को क्या करना है, तो ट्रीटमेंट में आपको टॉपिकल एंटीफंगल देने हैं, लाइक निस्टेटिन, क्लोट्रिमाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कंफ्यूज नहीं करना है, क्लोट्रिमाजोल, कोट्रिमोक्साजोल अलग चीज है, ये क्लोट्रिमाजोल एंटीफंगल। तो यहाँ पर अपन टॉपिकल एंटीफंगल उसको ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कैटेगरी, याद रहेगा, अगर अपन ने इनहेलेशनल रूट से स्टेरॉइड दिए तो पाथवे का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, वहां पर ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस हो सकता है। उसके प्रिवेंशन के लिए अपन पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि गार्गल करेगा, अगर फिर भी हो गए तो अपन टॉपिकल एंटीफंगल यूज करेंगे, लाइक निस्टेटिन और क्लोट्रिमाजोल। क्लियर है। दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में कौन से थे, लॉक्स इनिबिटर, कौन थे, लॉक्स इनिबिटर। और लॉक्स इनिबिटर के अंदर आपको क्या याद रखना है, जाइल्यूटोन, क्या याद रखना है, जाइल्यूटोन ड्रग्स होता है, लॉक्स को इनिबिट कर देगा, ल्यूकोट्राइन बनने ही नहीं देगा। तीसरा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होगा, लाइक मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट। ठीक है, ये हो गए क्या, ल्यूकोट्राइन्स वाले, जो ल्यूकोट्राइन के साथ गड़बड़ करें। अब दो ड्रग्स बच गए, नीचे से जा रहे हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन किया, डायलेटर करवा दिया, ल्यूकोट्राइन का कर रहा था ब्रोंको, ल्यूकोट्राइन को अल्टर कर दिया, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को, उसके प्रिमिटिव सब्सटेंस को, उसके फॉस्फोलाइपेज A2 को, तीनों ड्रग्स अपन। अब अपनी दो बच गई, एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर और दूसरे एंटी आईजी एंटीबॉडी, उनको भी अपन देख लेते हैं। तीसरी कैटेगरी की ड्रग जो आती है किसके अंदर, अस्थमा के अंदर, वो कौन सी आती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, कौन सी आती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो देखो मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर आपको क्या याद रखना है, एक होता है आपका सोडियम होमोग्लाइकेट और एक होता है आपका कीटोटिफेन, कीटोटिफेन।
ठीक है, ये दो ड्रग्स याद रखने हैं आपको। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये क्या करते हैं, ये जो मास्ट सेल थे जिसके अंदर ल्यूकोट्राइन्स थे, वहां पर एंटीबॉडी जो बाइंड हुई थी ये रप्चर होती है। ये क्या होती है, रप्चर होती है, और क्या करती है, ल्यूकोट्राइन रिलीज करती है। क्या करती है, ल्यूकोट्राइन रिलीज करती है। ये वाले ड्रग्स क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज। स्टेबलाइज कर दिया तो रप्चर नहीं होगा, रप्चर नहीं होगा तो ल्यूकोट्राइन रिलीज ही नहीं होगा, वो जाके बाइंड ही नहीं करेगा, ब्रोंकस से कंस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं, अस्थमा ठीक हो गया। क्लियर है। तो तीसरी कैटेगरी आपकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर की थी। अगली कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी जो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, एंटी आईजीई एंटीबॉडी। एंटी आईजीई एंटीबॉडी, यहाँ पर जो इसकी एक ड्रग्स है वो क्या है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। कौन सी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट आईजीई। आईजीई के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। कौन सी है ये, ओमालीजुमाब। कौन सी है, ओमालीजुमैब। बहुत बार सिंगल लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। एंटी आईजी एंटीबॉडी जो अपन ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर यूज करते हैं, कौन सी है, ओमालीजुमाब। कौन सी है, ओमालीजुमाब। ठीक है, तो ये थी अपनी चार ड्रग्स, जिसका अपन चार्ट बना लेते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग्स की। लास्ट में ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग्स, पहली आपकी कौन सी हो गई, ब्रोंकोडाइलेटर। कौन सी हो गई, ब्रोंकोडाइलेटर्स। फिर अपन ने बात करी किसकी, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। फिर अपन ने बात करी किसकी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर की। और लास्ट में अपन ने बात करी किसकी, एंटी आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स में अपन ने कौन कौन से देखे, पहला अपन ने देखा क्या, B2 एगोनिस्ट, जिनके अंदर आपने देखा सालब्यूटामोल, सरब्यूटालेट, फोर्मोटेरोल, साल्मेटेरोल। उसके बाद आपने देखा M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा टियोट्रोपियम और इप्राट्रोपियम। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या देखे है, थियोफाइलिन। कौन सी देखी, थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, डेरिफाइलिन। उसके बाद ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर में आपने पहली कैटेगरी कौन सी देखी, PLPA2, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इनिबिटर्स, जिसके अंदर अपन क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स। क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स। उसके बाद अपन ने देखा लॉक्स इनिबिटर। लॉक्स इनिबिटर में अपन ने क्या दिया, जाइल्यूटोन। क्या दिया, जाइल्यूटोन। उसके बाद आपने देखा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसके अंदर आपने क्या दिया, उसके अंदर आपने दिया मोटेल्यूकास्ट, जेफिरल्यूकास्ट, मोन्टेल्यूकास्ट, जेफिलूकास। उसके बाद मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर आपने क्या दिया, सोडियम ब्रोमोग्लाइकेट, और क्या दिया, कीटोटिकेन। ये मास्ट सेल को स्टेबलाइजर कर देंगे, रप्चर होने से रोकेंगे। लास्ट में एंटी आईजी के अंदर आपने क्या दिया, ओमालीजुमैब। ये आपके सामने आ गई ड्रग्स जो अपन अस्थमा में यूज करेंगे। बिल्कुल चार्ट बन के दिमाग में छप जाना चाहिए, ये ड्रग्स अपन किस किस रिसेप्टर पे कैसे कैसे अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। क्लियर है, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं एक गाइडलाइंस के जो ट्रीटमेंट को बताती है, उसको अपन बोलते हैं गिना गाइडलाइंस। गिना और अस्थमा। गिना मतलब क्या होता है, ग्लोबल, ग्लोबल इनिशिएटिव और अस्थमा। गिना गाइडलाइन है ये। इसके लिए क्या होता है कि मान लो कोई एक्यूट अटैक है, बार बार हो रहा है, रिकरेंट है। ठीक है, एक्यूट अटैक है तो वहां पर अपनी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए, लो डोज। क्या होना चाहिए, लो डोज इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड। लो डोज
लो डोज इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड, और इसके साथ में देना चाहिए फोर्मोटेरोल। तो चाहे एक्यूट अटैक हो चाहे मेंटेनेंस हो, कि बार बार उसको आ रहे हैं, एक बार आया दे दिया, फिर बार बार आ रहे हैं, तो इसको लगातार अपन दे सकते हैं। देखो लो डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड तो PLPA2 को क्या कर देंगे, ब्लॉक, तो ल्यूकोट्राइन का ऊपर से एक पत्ता काट दिया उसने, नीचे आने ही नहीं दिया। बच गया फॉर्मेटोरल। फॉर्मेटोरल में अपने क्या पढ़ा था, फास्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, जल्दी इफेक्ट और लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है अपना फॉर्मेटोरल इनहेलेशनल रूट से। कैसे देंगे, इनहेलेशनल रूट से। क्लियर है क्या? तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्रोंकियल अस्थमा। क्लियर है क्या? उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल चला हूँ, लॉजिकली चला हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।